इमेजिन करो कि आप सुबह उठे एंड आपको पता चले कि आपका घर, आपका दुकान, आपका प्रॉपर्टी किसी ने इलीगली हड़प लिया है और आप उसको वापस लेने के लिए कोई कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, तो आप कैसा फील करेंगे? फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, बिल्कुल। तो हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ, दिस इज प्रशांत झा और आज हम उसी मुद्दे के बारे में बात करेंगे जो पूरे इंडिया में सर्कुलेट हो रहा है और जिसके बारे में पूरा इंडिया बात करने वाला है या बात कर भी रहा है। तो वो है वक्फ में हो रहे संशोधन की, वक्फ में हो रहे रिफॉर्म्स की। तो क्यों हो रहा है ये वक्फ? और इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को आजादी मिली उस टाइम से लेके अब तक इस वक्फ के कानून और वक्फ बोर्ड में ऐसे क्या क्या संशोधन हुए हैं, ये सब भी हम जानेंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको विरोध जो अपोजिशन पार्टी कर रही है वो क्यों कर रही है, और ये वक्फ कानून आने के बाद कैसे बदलाव होंगे इस देश में, ये भी हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, ये जो वक्फ रिफॉर्म है ये न्यूज में क्यों है? तो सबसे पहले इसका सिंपल सा जो लॉजिक है वो ये कि 2025 मतलब आज के दिन 2 अप्रैल को ये वक्फ रिफॉर्म जो है उसका पार्लियामेंट में उसको लाया गया। इससे मतलब पिछले साल 2024 में भी इसको लाया गया था, बट अपोजिशन का कहना था कि इसको आप जेपीसी में भेजिए क्योंकि जो मिनिस्टर है उनके ऊपर उनको विश्वास नहीं है, इसीलिए जेपीसी में भेजिए। ठीक है भैया, जेपीसी में गया, जेपीसी में बहुत अच्छे से एनालाइज किया, सजेशंस दिए, उसमें इंप्रूवमेंट्स लाए गए और फिर वापस से उसको पार्लियामेंट में पेश किया गया, है ना। लेकिन फिर भी वो मान नहीं रहे। क्यों? तो देखो, इसीलिए क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है बच्चों, ये वक्फ बोर्ड जो है वो ताजमहल, रेड फोर्ट, हिंदू टेंपल्स, ईडन गार्डन, इन सबको क्लेम करता है। वक्फ बोर्ड क्या बोल रहा है कि ताजमहल हमारा है, रेड फोर्ट हमारा है, ईडन गार्डन जिसपे IPL चल रहा है वो भी हमारा है। और इसकी वजह से अब ये सब अगर वो क्लेम कर रहे हैं तो सोचो कितना बड़ा क्लेम है कि नहीं है। उसके बाद देखो, जो DMK हैं, कांग्रेस हैं और जो अदर ऑपोजिशन पार्टी है वो इनका विरोध कर रही है। क्यों विरोध कर रही है? क्योंकि वोट बैंक, अरे नहीं उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वोट बैंक के बारे में छोड़ देते हैं। वो विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसकी वजह से रिलीजियस अफेयर्स जो मुस्लिम्स का है, जो माइनॉरिटी का है, उनको वो इंटरफेयर कर रही है। तो इसी के रिगार्डिंग जो है वो पूरा टॉपिक रहने वाला है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि वक्फ जो है इसके बारे में इतनी सारी बातें हो रही है, बट फटाफट से समझ लेते हैं कि ये व्हाट इज वक्फ। वक्फ है क्या? तो वक्फ जो है ये एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है ठहरना। ठहरना भाई क्यों? क्योंकि ये एक तरह का चैरिटी वर्क होता है। मतलब उनके जब पैगंबर मोहम्मद के टाइम पे थे इस्लाम में, तो उन्होंने बोला कि आपको अगर डोनेशन करना है, राइट, तो डोनेशन करना है, इससे लोगों को फायदा होगा, बहुत बढ़िया। लेकिन एक कंटिन्यूअस चैरिटी होता है। कंटिन्यूअस चैरिटी क्या होता है कि आज हमने कोई प्रॉपर्टी, मैंने अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी दान कर दी तो उस दान की वजह से मेरे मरने के बाद भी जो है उससे फायदा सोसाइटी को मिल रहा है। तो ये कंटिन्यूअस चैरिटी थी और इसका इंटेंशन बहुत प्योर, बहुत हम्बल था, जिसकी वजह से सोसाइटी को फायदा पहुंचाना था। बट ये कैसे एक पूरा एक स्कैम बन गया, कैसे एक इसने मतलब एक जाल बुन लिया और इसकी वजह से सोसाइटी को नहीं बल्कि कुछ ही चुनिंदे लोगों को फायदा हो रहा था, ये हम देख रहे हैं। तो देखो, ये वक्फ है क्या? तो ये मैंने चैरिटी का नाम था कंटिन्यूअस चैरिटी, ये मैंने आपको बताया। अब देखो क्या होता है कि वक्फ के अंडर अगर कोई जमीन, कोई भी प्रॉपर्टी एक बार आ जाता है तो उसके रिगार्डिंग आप किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। और एक बार आपने उस प्रॉपर्टी को डोनेट कर दिया, आपने उस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड को दे दिया, तो वो अब भगवान का हो जाता है, मतलब अल्लाह का हो जाता है। और उसके बाद वो कभी भी प्रॉपर्टी आप वापस उसको नहीं ले सकते। मतलब वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। मतलब एक बार अगर प्रॉपर्टी आपने दे दिया उसके बाद आप कभी प्रॉपर्टी ले नहीं सकते। इवन आप तो नहीं ही ले सकते हैं, बल्कि उनके अलावा, वक्फ बोर्ड के अलावा उस प्रॉपर्टी को कोई भी यूज नहीं कर सकता है। इवन गवर्नमेंट भी यूज नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये होता है। अब इसको मैनेज कौन करते हैं? तो वक्फ बोर्ड इसको मैनेज करते हैं। ठीक है, ये तो अभी तक चल रहा था। अब ये जो वक्फ बोर्ड है इंडिया में, ये कितना ही बड़ी है। मतलब इसको जानिए ना कि मतलब आप सुन रहे होंगे कि यार वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, तो ये कितनी बड़ी है। तो सिंपल से समझ लो कि हमारे देश में जो मिनिस्ट्री है, मतलब जो डिफेंस मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री है, इन मिनिस्ट्री के बाद जो सबसे ज्यादा वेल्थ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास है, किसी भी ट्रस्ट के पास है, तो वो वक्फ है। मतलब कि सबसे धनी मनी कौन सी मिनिस्ट्री है हमारे में? डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसके बाद रेलवे मिनिस्ट्री है। तो मतलब उन दोनों मिनिस्ट्री के बाद जो तीसरे नंबर पे आती है, जो सबसे ज्यादा पैसा है जिसके पास, तो वो वक्फ है। अब देखो, अब इन्होंने क्या किया कि दिल्ली में 123 प्राइम लोकेशन, मतलब जो बढ़िया वाला लोकेशन था, 123
प्राइम लोकेशंस पे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो 77,000 प्लस एकड़ जो जमीन है महाराष्ट्र में वो वक्फ के अंदर आती है। कर्नाटक में तो पूरा का पूरा गांव ही वो वक्फ बोर्ड कहती है कि वो उनके अंडर आता है ना। अब देखो क्या हो रहा है कि ये जो वक्फ बोर्ड था ये प्रॉब्लम क्यों था तो इसको हम समझते हैं। देखो ए वक्फ बोर्ड हैड द पावर टू डिक्लेयर, मतलब वक्फ बोर्ड के पास इतना पावर होता है कि वो चाहे तो किसी भी जमीन के बारे में, किसी भी प्रॉपर्टी को वो कह सकती है कि ये हमारा है। मतलब इतना पावर किसी भी दुनिया में किसी भी इंसान के पास नहीं होगा जितना वक्फ बोर्ड के पास है। मतलब अगर वो चाहेगी अंबानी के घर को तो अंबानी के घर को क्लेम कर सकती है, और वो करती भी है। ताजमहल को क्लेम कर सकती है। उसके बाद देखो, अगर एक बार वक्फ में उस लैंड को क्लेम कर लिया, उसके बाद आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं। उसके लिए वक्फ ट्राइब्यूनल है, वहीं जाएंगे, वहां से सॉल्व होगा तो ठीक है, नहीं सॉल्व होगा तो आप कहीं सुप्रीम कोर्ट जैसे जगहों में नहीं जा सकते। ये यहां पे है। अब देखो यहां पे जो लोग हैं, जो किसान हैं, जो गवर्नमेंट है, जो ऑफिसेज हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी है, इन सब को भी कई बार वक्फ बोर्ड जो है वो बोलती है कि ये हमारी है। उस सिचुएशन में क्या होता है तो ये भी हम देखेंगे। अब देखो एग्जाम्पल में क्या था, तो दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बताया, कर्नाटक में पूरे विलेज को वो क्लेम करते हैं। तो इन सब की वजह से लोगों ने बहुत सारा प्रॉब्लम जताया, बहुत सारे मतलब जो हमारा जो देश है इनमें लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि भैया ये हमारे साथ मतलब दुष्व्यवहार हो रहा है, ठीक है, मतलब ये हमारे साथ गलत हो रहा है, और इसको सुना भी नहीं जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है इसको सुन भी नहीं सकती है, क्योंकि इस एक्ट के तहत ऐसा माना जाता है कि जो भी फैसला वक्फ बोर्ड लेगी वही सही होगी। ठीक है, अब देखो इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स के जाने के बाद 1954 में वक्फ एक्ट आया। इसने वक्फ प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया कि कौन सी प्रॉपर्टी जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के अंदर में आएगी और कौन सी जमीनें नहीं। ठीक है, ये चीज हुआ। और उसके बाद 1995 में पीवी नरसिम्हा जी के द्वारा ये वक्फ में अमेंडमेंट किया गया और इस वक्फ एक्ट को और ज्यादा मतलब स्ट्रांग किया गया। और ज्यादा स्ट्रांग कैसे किया गया, तो जो आप सुनते हैं कि कोई भी वक्फ ट्राइब्यूनल, मतलब अगर कोई वक्फ बोर्ड किसी जमीन को क्लेम करती है तो आप उसके लिए कोई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, वो इसी एक्ट में लाया गया। और फनी चीज ये है कि इसको बीजेपी ने भी सपोर्ट किया था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज हुआ था और वक्फ बोर्ड के पास बहुत ज्यादा पावर दे दिया गया। और 2025 में अब जाके न्यू अमेंडमेंट बिल लाई जा रही है। लेकिन इसके बावजूद हम जो एक अमेजिंग सी चीज पढ़ने वाले हैं वो है द सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वाले सिचुएशन में, क्योंकि सच्चर कमेटी को इसी के रिगार्डिंग लाया गया था। अब क्यों, तो यहां पे देखो 2005 में राजेंद्र सच्चर जी के द्वारा यह कमेटी का फॉर्म किया गया, जिसमें देखा गया था कि वक्फ बोर्ड के अंदर में कितनी प्रॉपर्टी है। सबको, जो भी वक्फ बोर्ड थे, जो भी वक्फ बोर्ड के अंदर में मेंबर्स काम कर रहे थे, सबको बोला गया आप सबके अंदर में जितनी प्रॉपर्टी है सब मुझे बताओ, सबका डेटा मुझे दो। और जब इनका डेटा इनको मिला तो फिर वो लोग शॉक हो गए। क्यों शॉक हो गए, क्योंकि उनको जो डेटा मिला उसमें पाया गया कि वक्फ के पास जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू लाखों करोड़ों में है। कितनी करोड़ है भैया, तो मैंने आपको बताया था इसमें, ये देखो, मतलब 1.2 लाख, मतलब सवा लाख करोड़ रुपए का जो जमीन है वो वक्फ के पास है। और ठीक है भाई, जमीन है, बहुत बढ़िया बात है, मंदिरों में भी सोना चांदी निकलता है, वो भी बहुत बढ़िया बात है, इससे सोसाइटी को फायदा हो रहा होगा। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था, क्योंकि जो वक्फ की प्रॉपर्टी थी वो थी तो बहुत बड़ी, मतलब 1.2 लाख करोड़ रुपए की जमीनें थी, लेकिन उससे फायदा बिल्कुल नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि जब यह पाया गया कि मुस्लिमों की क्या हालत है इसी सच्चर कमेटी के अंदर में, तो पाया गया कि 38%, मतलब 40% मुस्लिम आबादी जो है इंडिया में, वो क्या कर रही है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन में है, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। मतलब कि वक्फ बोर्ड के पास जो प्रॉपर्टी रहती है उससे जो वेलफेयर का काम होता है वो किन के लिए होता है, वो मुस्लिम लोगों के लिए होता है। लेकिन फिर भी 40% मुस्लिम आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन में है। इसका मतलब ये है कि ये जो वक्फ बोर्ड के पास जो प्रॉपर्टी है इससे फायदा पहुंच नहीं रहा है मुस्लिमों के पास। ठीक है, ये चीज हुआ। उसके बाद देखो यहां पे क्या पाया गया कि करप्शन बहुत गजब लेवल का हो रहा था। करप्शन क्यों हो रहा था भैया, तो इसीलिए क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है उनके पास तो जमीन बहुत सारी है। अब वो क्या करते हैं, अब देखो 1.2 लाख जो करोड़ उनके पास वेल्थ है, इसको सच्चर कमेटी ने बोला कि अगर इसके एनुअली
10% भी अगर रिटर्न्स आएंगे तो कितना 13,000 करोड़ जो है वो ऐसे ही आ जाएंगे। इस 13,000 करोड़ से कितने लोगों का बेनिफिट होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन अगर इतना बेनिफिट, इतना वेलफेयर का काम हो रहा होता तो क्या 40% मुस्लिम आबादी आज बिलो पॉवर्टी लाइन में होती? नहीं होती, लेकिन अभी है। ठीक है, अब देखो, तो इससे यह पाया गया कि करप्शन हुआ होगा। करप्शन में एक इंडिया टुडे का भी स्टिंग ऑपरेशन का मामला सामने आता है, जब वो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स के पास गए एक फर्जी डॉक्यूमेंट से कि ये आप मुझे जमीन दे दो, इसके बदले में आप इतना रुपए ले लो। उन लोगों ने मान लिया कि हाँ भैया इतना पैसा दे दो, हम आपको वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो आपको दे देंगे। तो इससे ये पाया गया, और कई बार ऐसा फील किया गया कि वक्फ बोर्ड की जो जमीनें होती थी उसमें पहले एक स्लम एस्टैब्लिश कर दिया जाता था और उसके बाद उस जमीन को दे दिया जाता था, बेच दिया जाता था। मतलब इसे फायदा बेसिकली पहुंच नहीं रहा था। उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद सच्चर कमेटी ने बोला कि यह प्रॉपर्ली मैनेज्ड नहीं है। अगर इसको प्रॉपर्ली मैनेज किया जाता तो मुस्लिमों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती थी, उनके हेल्थ केयर की व्यवस्था की जा सकती थी, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जा सकती थी, और जो भी गरीब मुस्लिम्स रह रहे हैं इंडिया में उनका लाइफस्टाइल और बेटर हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंटेंशन तो यही था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ चुनिंदे लोग अपनी वोट बैंक की राजनीति के बदले, कुछ चुनिंदे लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बदले इस वक्फ बोर्ड की जमीन को, जो कि अल्लाह के नाम पे है, उनको अपने फायदे के लिए यूज कर रहे थे। समझ में आया? उसके बाद देखो, अब ये बिल जो है अभी 2025 में जो वक्फ में अमेंडमेंट बिल आ रहा है, ये इसको कैसे मजबूत करेगा ये देखिए। तो सबसे पहले वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो अगर उसको सही तरीके से रेगुलेट किया जाए तो डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या किया गया कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाई गई कि भैया आपके पास कितनी जमीनें हैं इसका पहले पूरा डेटा जो है वो ऑनलाइन कर दो। रजिस्ट्रेशन कुछ भी होगा वो ऑनलाइन पोर्टल पे हो जाएगा, जिससे सरकार जो है उसके ऊपर निगरानी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी 2025 अमेंडमेंट को बोला जाता है कि एंटी मुस्लिम है, लेकिन एंटी मुस्लिम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो भी प्रॉपर्टी है उसका एक ही इंटेंशन है कि उस प्रॉपर्टी का जो भी फायदा है वो मुस्लिम सोसाइटी के लोगों को हो। अब देखो क्या होता है, अब 2025 में अब जो अल्टीमेट जो हमारा मुद्दा है वो अभी यही है कि 2025 में अभी आज 8 घंटे बहस हुई इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में पूरे पार्लियामेंट में, और यह पाया गया अब उसमें क्या क्या प्रोविजन है। तो देखो, सबसे पहले जो सबसे सनसनीखेज वाला जो सेक्शन 40 था उसको हटा दिया गया। सेक्शन 40 क्या कह रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड आपकी जमीन को अक्वायर करता है, क्लेम करता है, तो आप कोई कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन इस सेक्शन 40 को हटा दिया गया और बोला कि वक्फ बोर्ड जो है वो आर्बिट्रेरली डिक्लेयर नहीं कर सकता है, बिना सरकार के परमिशन के वो किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी लैंड को अक्वायर नहीं कर सकता है, क्लेम नहीं कर सकता है। मतलब वक्फ बोर्ड जो पहले ताजमहल को अपना मानती थी, रेड फोर्ट को अपना मानती थी, ईडन गार्डन को अपना मानती थी, वो अब नहीं मान पाएगी जब तक सरकार नहीं बोलेगी। ठीक है, उसके बाद उसको में ऑडिटिंग भी होगी कि आप इन पैसों का जितना आपको वक्फ बोर्ड से फायदा पहुंच रहा है उसकी ऑडिटिंग भी होगी कि वो आपके पास कितना पैसा जा रहा है और कितना पैसा नहीं जा रहा है। अब देखो, एक डेटा है, इस डेटा के अकॉर्डिंग सिंगापुर में 200 वक्फ लैंड है ना, उस सिंगापुर में 200 वक्फ प्रॉपर्टी से 42.7 करोड़ रुपीस जो है वो उनको मिलती है। लेकिन इंडिया में वही क्या हो रहा है कि इंडिया में 4.9 लाख प्रॉपर्टी है, जिससे कितना पैसा जनरेट हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 163 करोड़। मतलब सिंगापुर में सिर्फ 200 वक्फ प्रॉपर्टी से 42.7 करोड़ रुपीस जनरेट होने हैं, लेकिन इंडिया में 4.9 लाख मतलब 5 लाख वक्फ प्रॉपर्टी से सिर्फ 163 करोड़ जो है वो जनरेट हो रहा है। मतलब इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं धांधली हो रही है, कहीं ना कहीं ड्रामा हो रहा है, और जो ड्रामा अब नहीं होना चाहिए। तो देखो, अब इसके लिए क्या किया गया कि लीगल राइट्स, जो अब ऑडिटिंग होगी तो ये ड्रामा नहीं होगा, अब लीगल राइट्स दे दिया गया। ठीक है, कि मतलब पहले लोग किसी कोर्ट में नहीं जा सकते थे, लेकिन अब लोगों के पास, सरकार के पास ये हक होगा कि वो वक्फ जो क्लेम कर रही है उसके विरोध में वो कोर्ट जा सकते हैं। अब देखो, यहां पे रिप्रेजेंटेशन भी
बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है कि अगर आप किसी हिंदू के लैंड को अक्वायर कर रहे हैं, हिंदू की प्रॉपर्टी को अक्वायर कर रहे हैं, तो वो बेचारा हिंदू कहां जाएगा? कोर्ट तो जा नहीं सकता, वो आपके पास ही आएगा, वक्फ बोर्ड के पास ही आएगा। और वक्फ बोर्ड जो है, जो सोचो कि कोई क्राइम कर रहा है और आप उसी क्राइम करने वाले के पास आप भेज रहे हो कि आप जाओ, आपको सॉल्यूशन वहीं से मिलेगा, तो क्या वो सॉल्यूशन देगा? नहीं देगा ना। तो इसीलिए ऐसा बोला गया है कि अगर कोई मान लो कि हिंदू हो गया, क्रिश्चियन हो गया, सिख हो गया, इनकी जमीनों को हड़प रहा है वक्फ बोर्ड, तो फिर वो लोग कहां जाएंगे, है ना। तो इसीलिए इस वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को भी ऐड किया गया, जिसकी वजह से जो ऑपोजिशन पार्टी है वो विरोध कर रही है। क्यों ना करे भाई विरोध, लेकिन विरोध क्यों कर रही है ये भी तो समझो कि अगर मान लो कि वक्फ बोर्ड किसी नॉन मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकता है, तो फिर उस वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स क्यों नहीं हो सकता है? और औरतों की तो भैया जो वैल्यू है वो तो वैसे ही वक्फ बोर्ड में नहीं थी, इस सेक्शन में नहीं था, तो वक्फ बोर्ड में औरतों को भी रखा गया है कि आप भी यहां पे रहिए, ताकि इससे इंपावरमेंट भी हो सके। फिर देखो गवर्नमेंट और प्राइवेट लैंड प्रोटेक्शन को, अब देखो इसमें क्या हो रहा था कि अगर कोई भी वक्फ लैंड, कोई भी वक्फ बोर्ड, पहले 1995 का जो हमने एक्ट देखा था, 1995 का एक्ट, इसमें अगर वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम करती है तो वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की मानी जाती है, ठीक है। तो उसके लिए अगर कोई भी इंसान बोलता है कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसको प्रूफ करने की जिम्मेदारी उस इंसान पे आ जाती है, वक्फ बोर्ड की नहीं। अगर वक्फ बोर्ड कह रही है कि ये जमीन हमारी है ना, तो अब वक्फ बोर्ड को तो चाहिए ना कि भैया प्रूफ करे, वो जमीन का कागज वगैरह दे, ठीक है, एफिडेविट दे कि हाँ देखो ये मेरा है। लेकिन वक्फ बोर्ड सिर्फ क्लेम कर सकता है, उसको प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। प्रूफ करने की जिम्मेदारी किसके पास होगी? तो वो उस इंसान के पास जिम्मेदारी होगी जिसकी वो जमीन है, ठीक है। ये 1995 के एक्ट में था, लेकिन 2025 में ये चेंज हो गया। अब अगर वक्फ बोर्ड कोई भी प्रॉपर्टी को क्लेम करती है तो जिम्मेदारी उस जमीन को, उस प्रॉपर्टी को साबित करना कि वो वक्फ बोर्ड की है, ये वक्फ बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें तो हो गई। अब दूसरे देश में ये वक्फ बोर्ड जैसा सिचुएशन, वक्फ बोर्ड जैसा चीज है कि नहीं है? तो भैया जनरली पूरे दुनिया में एक हमारा ही भारत ऐसा, मतलब क्या बताऊं मैं, 5th ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे मुद्दों के ऊपर में लड़ रहे हैं। तो मतलब ना टर्की में है, टर्की जो ऑटोमन एम्पायर था आपको पता होगा ना, टर्की में ऐसा कानून है, पूरा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड का जो है वो सरकार होल्ड करती है। यूएई में भी ऐसा ही सेम कुछ है, उसके बाद रशिया में भी ऐसा ही है, अल्जीरिया में भी ऐसा ही है, इजिप्ट में भी ऐसा ही है, मोरक्को में भी ऐसा ही है, मतलब बेसिकली सब जगह ऐसा है। फ्रांस जर्मनी में तो ऐसा कोई कानून है ही नहीं, मतलब कि जिससे रिलीजियस बॉडी जो है वो कोई लैंड क्लेम कर सके, है ना। तो ये कोई बात है ही नहीं। अब देखो कुछ जो हमारे देश में गैर मुस्लिम्स हैं, मतलब हिंदू हैं, सिख हैं, वो लोग कहते हैं कि आप गुरुद्वारे का कंट्रोल सरकार के पास है, मंदिर का कंट्रोल सरकार के पास है, उनके लिए कोई बॉडी है ही नहीं। जो हिंदू मेजॉरिटी हमारा देश है, तो हिंदू के जो टेंपल्स हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, लेकिन जो इस्लाम फेथ को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए जो वक्फ बोर्ड बनाया गया, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास है। तो ये एक बड़ा हिपोक्रेसी सा चीज यहां पे सामने में आता है, जिसको सरकार ने इस अमेंडमेंट में एड्रेस करने की कोशिश की है। बट बहुत सारे लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं, अलग अलग पार्टी, जिनको वक्फ बोर्ड के बारे में पता भी नहीं है, वो इन सब चीजों का विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो वक्फ बोर्ड अब टूल किट में आ गया कि भैया वक्फ बोर्ड का विरोध करना है, काला बैंड बांध के घूमना है, तो भैया वो लोग करेंगे। उनको थोड़ी पता है कि वक्फ बोर्ड में लिखा क्या, अमेंडमेंट में क्या किया गया, इससे बेटर होगा, फायदा होगा कि नुकसान होगा, कुछ उनको मतलब नहीं है। लेकिन उनको मतलब है कि भैया विरोध करो, तो वो विरोध कर ही रहे हैं। ऑफ कोर्स इसमें अब देखो एक लोचा ये भी सामने में आता है कि ये जो बीजेपी, अब देखो ये आज की जो सभा थी, मतलब 2 अप्रैल 2025 को जो पार्लियामेंट में सेशन था, इसमें बीजेपी लेड जो गवर्नमेंट है, मतलब इसमें टीडीपी और जो जेडीयू इसको सपोर्ट कर रही है। तो जेडीयू मतलब नीतीश कुमार जी को एक अलग सिचुएशन में भी धकेला जा रहा है, मतलब कि बिहार में हो रहे हैं इलेक्शन, और अगर नीतीश कुमार जी ने वक्फ बोर्ड का सपोर्ट किया, वक्फ अमेंडमेंट का सपोर्ट किया, तो फिर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है बिहार में वो उनका सपोर्ट नहीं करेगी। तो हो सकता है कि वो जो है वो इलेक्शन में उनको इस चीज को लेकर के घाटा भी सहना पड़े। बट जो भी है,
अब देखा जा रहा है कि ये वक्फ एक्ट अमेंडमेंट जो है ये पास होगा कि नहीं। आई एम श्योर कि ये हो ही जाएगा, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो ही जाएगा और इसमें अमेंडमेंट आके ही रहेगा। बट जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस पुराने 1954, 1995 और अभी 2025 के अमेंडमेंट को देखिए और समझिए कि इससे आपको पहले ज्यादा फायदा हो रहा था या अब ज्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है, और आपका क्या ओपिनियन है इस मामले में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग।